नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे परमाफ्रोस्ट मेल्टिंग में एंड अप इन अनदर पैंडेमिक टॉपिक के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल रिसेंटली द इंडियन एक्सप्रेस में आया था। तो ये जो परमाफ्रोस्ट मेल्टिंग वाला कंसेप्ट है ना, ये समझना जरूरी है एंड कैसे इट कैन एंड अप इन अनदर पैंडेमिक, ये भी कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कीजिएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन बटन के थ्रू। देखिए, परमाफ्रोस्ट होता क्या है। इट इज डिफाइंड एज ग्राउंड दैट रिमेन्स एट और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एटलीस्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स तक अगर कोई भी लैंड एरिया 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे मेंटेन्ड है, इनको परमाफ्रोस्ट बोला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वो लैंड एरिया आपको कहां मिलेगा? पोलर रीजन्स में मिलेगा। इधर लिखा है मेनली फॉर नियर द पोल्स कवरिंग पार्ट्स ऑफ ग्रीनलैंड, अलास्का, नॉर्थर्न कनाडा, साइबेरिया, स्कैंडिनेविया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहां 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर रहता है। ठीक है, आप देखिए, इट कवर्स एन एरिया ऑफ 23 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कवरिंग अबाउट 15% ऑफ लैंड एरिया ऑफ द ग्लोब। हमारे ग्लोब का 15% जो है परमाफ्रोस्ट एरिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका नोट्स में इंकॉर्पोरेट कीजिएगा। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है प्रीलिम्स में आता है यूपीएससी पीसीएस एग्जाम्स का। ठीक है, अब देखिए न्यूज में क्यों आया है, लेटेस्ट आईपीसीसी रिपोर्ट की वजह से। अब ये आईपीसीसी रिपोर्ट क्या है? इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में अलग से एक वीडियो मैंने बनाया था, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए। काफी इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स भी है आईपीसीसी रिपोर्ट में। इनका लेटेस्ट रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुआ था। देखिए, जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का रिपोर्ट है ना, इसका वैल्यू बहुत है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह इनका वैल्यू को, इनका जो रिपोर्ट को बहुत वैल्यू देते हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी देता है। आप देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोलूं, आईपीसीसी कोई सर्वे नहीं करता, इनमें कोई रिसर्च टीम वगैरह नहीं है। इनकी जो असेसमेंट रिपोर्ट बनाते हैं ना, क्लाइमेट रिपोर्ट, इनमें ये बनाने के लिए कोई रिसर्च टीम इनके लिए नहीं है। ये केवल साइंटिफिक जर्नल्स जो लिखा जाता है ना, जो एक्सपर्ट्स के द्वारा, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा जो साइंटिफिक जर्नल्स वगैरह वो पब्लिश करते हैं, उनसे कुछ पॉइंट्स उठाते हैं। मतलब एक्सपर्ट्स का ओपिनियन से इस रिपोर्ट में, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने बोला। तो इनके रिपोर्ट में क्या बोला है इतना स्पेशल? दे हैव वार्न्ड दैट इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग विल रिजल्ट इन रिडक्शंस इन आर्टिक परमाफ्रोस्ट। आर्टिक रीजन में जो परमाफ्रोस्ट एरिया है, ये रिड्यूस हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। बेसिकली धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एंड ये जो आर्टिक परमाफ्रोस्ट मेल्ट होने से ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो सकता है। ये कैसा होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। देखिए, कहने का मतलब ये है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्टिक परमाफ्रोस्ट मेल्ट होगा। अब ये मेल्टिंग की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगे नीचे से। वो कैसा मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, परमाफ्रोस्ट के बारे में और भी कुछ डिटेल्स। इट इज मेड ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोइल, रॉक्स एंड सैंड दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय आइस। केवल आइस नहीं उसमें, परमाफ्रोस्ट में, उसमें सोइल है, रॉक्स है, सैंड है। ठीक है, सोइल एंड आइस इन परमाफ्रोस्ट स्टे फ्रोजन ऑल ईयर अलोंग। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे मेंटेन्ड है, तो पूरे साल में ये फ्रोजन रहता है। नियर द सर्फेस परमाफ्रोस्ट सोइल्स आल्सो कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन। यही तो है बात। देखिए, ये जो परमाफ्रोस्ट सोइल में ना लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन है, ये मटेरियल लेफ्ट ओवर फ्रॉम डेड प्लांट्स दैट कुडंट डिकम्पोज। देखिए, इतना फ्रोजन है कि ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन जो है वो हो नहीं पाता है। आपको पता है ना, कोई भी चीज को आप फ्रोजन करके रखोगे, उसके अंदर जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो एक्टिविटीज है वो स्लो डाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई भी फूड आइटम्स रखते हो, वो जल्दी खराब नहीं होता। ऐसा नहीं बिल्कुल महीनों तक खराब नहीं होगा, कुछ दिनों के लिए वो खराब नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो एक्टिविटीज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, बैक्टीरियाज के द्वारा, वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इसी तरह इधर भी क्या होता है, डेड प्लांट्स दैट कुडंट डिकम्पोज और रोट अवे ड्यू टू द कोल्ड। जितना डेड प्लांट्स वगैरह है ना, वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिंग वाला एक्टिविटीज करता है वो कर नहीं पाता है इतना कम टेम्परेचर में। राइट, लोअर परमाफ्रोस्ट लेयर्स कंटेन सोइल्स मेड मोस्टली ऑफ मिनरल्स। तो आप ये समझ सकते हो कि परमाफ्रोस्ट में क्या क्या है। सोइल से, रॉक से, सैंड है एंड मिनरल्स भी है। ठीक है, एंड ये फ्रोजन टेम्परेचर की वजह से जितने भी लेफ्ट ओवर है, बेसिकली जो प्लांट्स, फोसिल्स वगैरह हो गया, वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। राइट, ए लेयर ऑफ सोइल ऑन टॉप ऑफ परमाफ्रोस्ट डज नॉट स्टे फ्रोजन ऑल ईयर, दिस लेयर कॉल्ड द एक्टिव लेयर। देखिए, परमाफ्रोस्ट के ऊपर जो एक लेयर है सोइल का, ये हमेशा फ्रोजन नहीं रहता है। इस एरिया को एक्टिव लेयर बोलते हैं। थॉस ड्यूरिंग द वार्म समर मंथ्स एंड फ्रीजेस अगेन इन द फॉल। समर मंथ्स में ये मेल्ट हो जाता है एंड जो फॉल सीजन में, बेसिकली सर्दी का सीजन में, ये फिर से फ्रोजन हो जाता है। तो बेसिकली जो एक्टिव लेयर है, जो एरिया है, जो परमाफ्रोस्ट में हमेशा फ्रोजन नहीं रहता है। नीचे वाला एरिया हमेशा फ्रोजन रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे परमाफ्रोस्ट मेल्ट होने से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा।
देखिए, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग कॉजेस सरफेस टेम्परेचर टू राइज। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो आईसी एरिया है वो मेल्ट होना शुरू करते हैं। तो सेम थिंग हैपेंस टू परमाफ्रोस्ट ऑल्सो। परमाफ्रोस्ट में भी धीरे धीरे मेल्टिंग शुरू हो जाता है। सेकंड, परमाफ्रोस्ट वार्म्स अप फ्रोजन ऑर्गेनिक मैटर थॉज एंड डीकेज। देखिए, जैसे परमाफ्रोस्ट गर्म हो जाएगा, गर्म मतलब इतना गर्म नहीं है, फिर भी कंपैरेटिवली जो पहले वाला टेम्परेचर से थोड़ा गर्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगा। अब मेल्ट होने से क्या होगा ना दोस्तों, देखिए ये जो नीचे फ्रोजन ऑर्गेनिक मैटर है जो फ्रोजन था, मैंने आपको फ्रिज का एग्जाम्पल दिया था। देखिए फ्रिज के अंदर जब आप खाना रखते हो वो कुछ दिनों तक खराब नहीं होता क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी कम होता है। अब जैसे फ्रिज का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो चांसेस है ना फिर से बैक्टीरियल एक्टिविटी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो एक्टिविटी है वो फिर से चालू होने का। तो यही होता है इधर भी, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो जो फ्रोजन ऑर्गेनिक मैटर है ना ये डीके होना या डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। आप देखिए, आपको एक फैक्ट बताना पड़ेगा। इधर ये लिखा है इट कंटेन्स 1500 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन, 2 टाइम्स मोर देन करंटली इन एटमॉस्फेयर। ये जो परमाफ्रोस्ट है ना, जो टोटल लैंड एरिया का 15% है, इसके अंदर 1500 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन स्टोर्ड है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में है ना उससे 2 टाइम्स ज्यादा। तो इतना कार्बन जो स्टोर्ड है ना वो धीरे धीरे ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट होगा और डिकम्पोजिंग शुरू हो जाएगा ना, तो ये जो कार्बन धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और इसे रिलीज क्या क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2 है, मीथेन है। अब CO2 के बैड इफेक्ट्स क्या क्या आपको पता ही है, मीथेन का क्या है। देखिए अब मीथेन जो है ना गैस CH4, दिस इज 25 टाइम्स मोर इफेक्टिव एट ट्रैपिंग हीट देन CO2। मीथेन जो है CO2 से बहुत ज्यादा खतरनाक है। CO2 जितना इफेक्टिव है ना उससे 25 टाइम्स ज्यादा मीथेन इफेक्टिव है। तो ये जो डिकम्पोजिंग की वजह से मीथेन गैस एमिट होगा, इतना बड़ा एरिया में से जब एमिट होना शुरू हो जाएगा, आप सोच सकते हो कैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, एमिशंस फ्रॉम परमाफ्रोस्ट एक्सेलरेट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, विच देन एक्सेलरेट्स परमाफ्रोस्ट मेल्ट। आप देखिए इस एमिशन से ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस होगा, ग्रीन हाउस गैस से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, फिर से वो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, उल्टा एक साइकिल बन जाएगा, फिर से परमाफ्रोस्ट मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब एक साइकिल प्रोसेस बन जाएगा जिसे ग्लोबल वार्मिंग एक्सेलरेट होगा। राइट, इसमें क्या लिखा है, CH4 रिलीज मतलब मीथेन रिलीज ओवर द नेक्स्ट 200 years इन बिलियन ऑफ टन्स कितना है। देखिए 2100 तक 43 से लेके 135 बिलियन टन्स ऑफ CH4 रिलीज होगा। 2200 तक 246 लेके 415 बिलियन टन्स CH4 रिलीज होगा। समझ सकते हो ना इसकी जो इंपैक्ट है। अब दोस्तों फाइनली पोटेंशियल टू कॉज अनदर पैंडेमिक, यही तो हमारा सवाल था। परमाफ्रोस्ट मेल्ट होने से अनदर पैंडेमिक होने का चांसेस क्या है और कैसा है। सिंपल लॉजिक है पर थोड़ा सा लेंथी लॉजिक है। देखिए आपको पता है परमाफ्रोस्ट फॉर्म हुआ होगा हजारों साल पहले, है कि नहीं। तब हजारों साल पहले जो जानवर थे, जो एनिमल्स थे उस टाइम पर, उनका भी तो डेड बॉडीज होगा जिनको कैरकसेस बोलते हैं। रिसेंटली रशिया में से एक मैमथ का फॉसिल मिला था। तो इसी तरह कई सारे एनिमल्स मरे होंगे उस टाइम पर, उनके जो डेड बॉडीज है वो स्टोर्ड होगा ये परमाफ्रोस्ट के अंदर। अब जब ये परमाफ्रोस्ट मेल्ट होगा दोस्तों, तो इन डेड बॉडीज भी डीके होना शुरू होगा, डिकम्पोज होना शुरू होगा, जिसकी वजह से कई सारे बैक्टीरिया जो है बाहर निकल सकता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और आपको पता है कि अभी का जो एनवायरनमेंट है दैट इज सो मच मोर सुटेबल दैन ड्यूरिंग द आइस एज फॉर नॉट जस्ट ह्यूमन लाइफ बट ऑल्सो द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया। अभी की जो एनवायरनमेंट है ये वायरस एंड बैक्टीरिया को स्प्रेड होने के लिए और म्यूटेंट होने के लिए, हर चीज के लिए एकदम सुटेबल है। तो आपकी कॉन्टेक्स्ट में अगर इस तरह बैक्टीरिया या वायरसेस का रिलीज होगा तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, ये ऑथर का कहना है। तो ये है ऑथर का लॉजिक, द पोटेंशियल टू कॉज अनदर पैंडेमिक जो है। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।